नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास तक अपन चैप्टर नंबर 1 से 5 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर चुके हैं। 1 से 5 तक के चैप्टर के अलावा अपन ने चैप्टर नंबर 7 के कर लिए, चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन कर लिए, चैप्टर नंबर 9 के कर लिए और चैप्टर नंबर 14 के कर लिए। आज के क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 की, चैप्टर नंबर 10 की और चैप्टर नंबर 12 के जो बचे हुए अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे। पिछली कुछ क्लासेस से अपन रिवीजन क्लासेस लगातार ले रहे हैं क्लास 10 की, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होगी। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्लासेस का अच्छे से रिवीजन करें, बार बार देखें, क्योंकि दोस्तों मेरी गारंटी है आपका जो क्लास 10 का मैथ्स का पेपर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं क्लासों में से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इन क्लासेस का अच्छे से रिवीजन करके जाएँ। आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन के बारे में, फिर उसके बाद चैप्टर 10 के करेंगे, फिर चैप्टर 12 के करेंगे। और दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 जो कि प्रमेय वाला चैप्टर है और चैप्टर नंबर 11 जो कि रचना वाला चैप्टर है, उनका रिवीजन करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनमें क्वेश्चंस की वैरायटी काफ़ी है। तो वह आप अपने स्तर पर अच्छे से पढ़ लें। साल भर आपने जहाँ से भी पढ़ाई की है वहाँ पर आपको अच्छा पढ़ाया होगा, तो वहाँ से आप उनका रिविज़न कर लें। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 की। सबसे पहले अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 15। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी है, तो मैंने क्लास 10th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उस प्लेलिस्ट में जाइए और आप पिछली जितनी भी क्लासेस हो चुकी, 5 क्लासेस हो चुकी अपनी पहले, तो उनको ज़रूर देखें। उसके बाद आज की क्लास को आप देखें। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अपन। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वह है, यदि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 है। कोई प्रश्न है जिसको जो छात्र है वो हल करता है, तो उसकी प्रायिकता कितनी है? 2/3। तो छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है। तो क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पर हटा देता हूँ और अब क्वेश्चन को अपन अब सॉल्व करते हैं। तो लिखने का तरीका, एक एक कंसेप्ट, एक एक थ्योरी, एक एक चीज़ अपन को एग्जामिनर को बतानी है कि क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, तभी अपन को पूरे नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या रहेगा एग्जाम में? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, छात्र द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता। छात्र द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, और इसको दोस्तों अपन PE से प्रदर्शित करते हैं। किससे? PE से। इसका मान दे रखा है 2/3। क्या दे रखा है? 2/3। और हमसे पूछा है प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा है PE + PE बार बराबर होता है 1। कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता PE और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता PE बार, इनका योग 1 के बराबर होता है। यह आपने क्लास में पढ़ा है। तो हमसे PE बार का मान पूछा है। PE बार मतलब घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 - इस PE को उधर ले गया, तो PE बार क्या आ जाएगा? 1 - PE, क्योंकि PE उधर जाएगा बराबर के उधर, तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए जिसमें घटना घटित होने की प्रायिकता दे रखा हो और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछा हो, तो अपन 1 में से वह मान घटा देंगे जो प्रायिकता घटित होने की है, उसको घटा देंगे, तो घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः प्रश्न हल नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। तो प्रश्न हल नहीं होने की प्रायिकता जो होगी दोस्तों होगी 1 - 2/3। 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 - 2 बराबर 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये किसका मान आएगा? ये मान आएगा PE बार का। किसका मान आएगा? ये PE बार का मान आएगा। PE का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, PE बार का मान हमसे पूछा है, तो 1 - PE 1 - 2/3 सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है भाई। अगला क्वेश्चन है, ये देखो अगला क्वेश्चन, अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता। एक पत्ता अपन ने निकाला,
ताश की गड्डी में से उस पत्ते के इक्का नहीं होने की प्रायिकता अपन से पूछा है। तो इससे देखो, ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों में से 4 पत्ते इक्के के होते हैं। तो अपन से नहीं होने की पूछिए, तो 52 में से 4 हटा देंगे, कितने पत्ते बचेंगे? 48 पत्ते ताश में इससे बचेंगे जो इक्के नहीं है, और नहीं होने की अपन से प्रायिकता पूछी है। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं या अनुकूल परिणाम भी लिख सकते हैं। अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं जो है दोस्तों वह है 48, क्योंकि 48 पत्ते ऐसे हैं जो के नहीं है और नहीं होने की अपन से प्रायिकता पूछी है। और कुल घटनाएं, कुल घटनाएं, कुल घटनाएं जो है दोस्तों वह है 52, और प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। तो अपन लिखेंगे, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, ये हो जाएगा 48/52। और इसे काटेंगे 4 से, तो 4 बार 48 और 4 तेरह 52, तो 12/13 क्या जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा और ये 13 बार कट जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा 12/13। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, एक पेटी है जिसमें 30 डिस्क हैं जिन पर 1 से 30 तक संख्या अंकित। एक पेटी है जिसमें 30 डिस्क है और उन डिस्कों पे 1 से 30 तक की संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या है। पहला क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या है और एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो एक डिस्क है जिसमें 1 से 30 तक की संख्याएं लिखी हुई है, एक पेटी में डिस्क डाल रखी है जिसमें 1 से 30 तक के नंबर लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्रायिकता बताओ जब उन जो डिस्क अपन निकालेंगे उस पर 2 अंकों की एक संख्या हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, अब इसकी अपन बात करते हैं। तो 2 अंकों की संख्या है, 1 से 30 तक की संख्या है। 1 से 30 तक की संख्या में 1 से 9 तक की जो संख्याएं रहेगी वो 1 अंक की रहेगी, और 10 से लेकर 30 तक की जो संख्या रहेगी वो 2 अंक की रहेगी। तो टोटल संख्या कितनी है 30। 30 में से 1 अंक वाली संख्या कितनी है 9 संख्या है, तो 30 में से 9 घटेगा तो 21 संख्याएं ऐसे आएगी जो 2 अंकों की हैं। 21 संख्याएं ऐसे आएगी जो 2 अंकों की है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 अंकों की संख्याओं के लिए, यहाँ 2 अंकों की संख्याओं के लिए अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं कितनी होगी बच्चों 21, और कुल संख्या कितनी है 30, तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी 30। यहाँ लिखेंगे कुल घटनाएं, कुल घटनाएं होगी 30। तो जो डिस्क अपन निकलेंगे, जो डिस्क अपन निकालेंगे उस डिस्क पर 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता क्या रहेगी अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। अतः निकाली गई डिस्क पर 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता, 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता। पेपर में दोस्तों इसे सब कुछ लिखोगे, सब कुछ एग्जामिनर को बताओगे, तभी एग्जामिनर खुश होगा, तभी अच्छे नंबर देगा। तो अपन को एक एक बात एग्जामिनर को बतानी है। तो अतः निकाली गई डिस्क पर 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता, पहले फॉर्मूला लगाएंगे, अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं कितनी है अनुकूल घटनाएं 21, कुल घटनाएं 30, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 7 या 21 और 10 या 30, तो 7/10 पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक तो ये पूछा हुआ और एक सेकंड क्वेश्चन पूछा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, अगर डिस्क अपन निकालेंगे तो उस डिस्क पर पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए, और पूर्ण वर्ग संख्याएं वो होती है जैसे 1 का वर्गमूल पॉसिबल है, पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिनका अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 1 का वर्गमूल 1 आता है, 4 का वर्गमूल 2 आता है, 9 का वर्गमूल 3 आता है, 16 का वर्गमूल 4 आता है, 25 का वर्गमूल 5 आता है। तो ये 5 ही संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या है 1 से 30 के बीच में। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी 5,
और कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी 30। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए, यहाँ पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं कौन सी आएगी, यहाँ पे 5 आएगी। कौन कौन सी, 1, 4, 9, 16 और 25। 5 संख्याएं ऐसी होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अनुकूल घटनाएं 5 और वही कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी 30। कुल घटनाएं हो जाएगी बच्चों यहाँ पे अपने पास 30। ठीक है, कुल घटनाएं 30 होगी, अनुकूल घटनाएं 5 होगी, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। फॉर्मूला एक बार लगा दिया तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः निकाली गई डिस्क पर, निकाली गई डिस्क पर पूर्ण वर्ग वाली संख्या होने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग वाली संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो ये प्रायिकता आ जाएगी 5/30 और 5 से काटेंगे तो 1 पंजे 5 और 6 पंजे 30, तो 1/6 अपना क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, एक पिग्गी बैंक है जिसमें 1 रुपये के 100 सिक्के हैं, 2 रुपये के 25 सिक्के हैं और 5 रुपये के 15 सिक्के हैं और 10 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो जो भी दे रखा है पहले यहाँ लिख लेते हैं। 1 रुपये के 100 सिक्के, यहाँ 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है बच्चों, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है 100। 1 रुपये के बाद 2 रुपये, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। पेपर में तुम्हें पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। पेपर में तुम्हें ऐसे लाइन मत खींचना, पेपर में सब कुछ लिखना है, पूरा लिखना है। ठीक है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है 25। ठीक है, 2 रुपये के बाद 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है 15। 5 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 15। और इसके बाद 10 रुपये, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या है 10। कितनी है 10। इन सबको जोड़ेंगे तो कुल सिक्कों की संख्या आ जाएगी और जो कुल सिक्कों की संख्या आएगी वही कुल घटनाएं आएगी। तो यहाँ कुल घटनाएं, कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी, सभी सिक्कों की संख्याओं का योग कर देंगे तो 100 + 25 + 15 + 10, तो ये आ जाएंगे 150 सिक्के। तो कुल घटनाएं जो आएगी वो 150 आएगी। क्या आएगी, 150। ठीक है, अब जैसे जैसे पूछा जाएगा वैसे वैसे अपन आंसर निकालते जाएंगे। क्वेश्चन में आगे पूछा है कि यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरता है तो उस घटना की क्या प्रायिकता होगी कि वो गिरा हुआ सिक्का नंबर 1 2 रुपये का होगा और नंबर 2 5 रुपये का नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन तो पूछा है कि एक सिक्का गिर जाता है उसमें से, तो जो सिक्का नीचे ज़मीन पर गिर रहा है उसमें से इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो सिक्का 2 रुपये का होगा। पहला तो ये पूछा है। और एक पूछा है कि जो दूसरा एक सिक्का गिरेगा, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि वो 5 रुपये का नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपये का नहीं होगा तो 5 रुपये के अलावा जितने भी रुपये के भी सिक्के हैं वो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो सिक्का ज़मीन पे गिरा उस सिक्का कौन सा हो, 2 रुपये का हो। कौन सा हो, 2 रुपये का। तो क्वेश्चन को हटा देता हूँ मैं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 रुपये के, यहाँ 2 रुपये के सिक्के के लिए अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं। तो 2 रुपये के सिक्के के लिए जो अनुकूल घटनाएं होगी बच्चों कितने होगी, 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं 25, तो अनुकूल घटनाएं कितने हो जाएगी 25 हो जाएगी। और कुल घटनाएं अपन निकाल चुके कितने हैं 150। तो 2 रुपये के सिक्के की प्रायिकता क्या होगी 25/150, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। तो अपन लिखेंगे, अतः गिरा हुआ सिक्का, क्या गिरा हुआ सिक्का, अतः गिरा हुआ सिक्का 2 रुपये का हो, 2 रुपये का हो की प्रायिकता, अतः गिरा हुआ सिक्का 2 रुपये का हो, इस बात की प्रायिकता क्या है। सूत्र पेपर में लगाना है, मैं बार बार सूत्र नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने बता दिया आपको, पेपर में सूत्र जरूर लिखना है। अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं कितनी है
25 और कुल घटनाएं कितनी है 150। 25 से काट दो, 1 25 के 25 और 6 25 के 150, तो 1/6 क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड पूछा है जो सिक्का गिरा है ज़मीन पे वो 5 रुपये का नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः गिरा हुआ सिक्का 5 रुपये का न हो, 5 रुपये का न हो की प्रायिकता, तो फॉर्मूला लगाएंगे अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं क्या आएगी, 5 रुपये का नहीं होना चाहिए, तो 5 रुपये का नहीं होना चाहिए, 5 रुपये के अलावा और का तो हो सकता है, 1 रुपये का भी हो सकता है, 2 रुपये वाला सिक्का भी हो सकता है और 10 रुपये वाला सिक्का भी हो सकता है। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है और 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, इन सबको जोड़ेंगे तो अनुकूल घटना आ जाएगी। तो इस केस में अनुकूल घटना क्या आएगी, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जोड़ दी 100, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 25 और 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 10, तो इन सबको जोड़ दिया और कुल घटना में 150 आ जाएगा। कुल घटना में क्या आ जाएगा 150, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है 5 रुपये का नहीं होना चाहिए, तो 5 रुपये का नहीं होगा तो 1 रुपये का 2 रुपये का 10 रुपये का तो होगा, तो 1 और 2 रुपये 10 रुपये के सिक्कों की संख्या को जोड़ दिया तो अनुकूल घटना आएगी और कुल घटना 150 है ही सही। तो ये कितना हुआ 100 और 10 110, 110 और 20 130 135, तो 135/150। अब इसे काट लो, 15 से काट लो, 9 15 135 और 10 15 150, तो 9/10 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9/10। तो मेरे हिसाब से ये मामला क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है कि इसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। 12 खराब पेन है वो 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। केवल देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सा पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है या निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता पूछिए। तो यहाँ पहले तो लिख देंगे, पर क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं, अच्छे पेनों की संख्या और ख़राब पेनों की संख्या, ठीक है। तो अच्छे पेनों की जो संख्या है वो तो है 132 और ख़राब पेनों की 12। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ खराब पेन कितने हैं 12, अच्छे पेन कितने हैं 132। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल पेन आ जाएंगे और जो कुल पेन आएंगे वही कुल घटनाएं रहेगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः कुल घटनाएं या कुल पेन, ठीक है। कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी 12 + 132 बराबर हो जाएगा 144। क्या हो जाएगी 144। अब क्वेश्चन में पूछा है कि एक पेन आपने निकाला तो उस पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, पेन के अच्छे होने की प्रायिकता। फॉर्मूला लगाएंगे अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। पेपर में फॉर्मूला लिखना है, यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले लगा चुके हैं पहले। तो पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, तो अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन है 132, तो अनुकूल घटनाएं हो जाएगी 132, क्योंकि अच्छे पेन होने की प्रायिकता पूछिए। तो अनुकूल घटनाएं किसके आधार पे आएगी, अच्छे पेन के आधार पे आएगी। कितनी हो जाएगी 132 और कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी 144, ठीक है। अब इसे काट दो, 2 से काट दो पहले, 6 दूआ 12 और 6 दूआ 12, 7 दूआ 14 और 2 दूआ 4। अब 6 से काट दो, 6 11 66 और 6 12 72, तो 11/12 हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या जाएगा 11/12। तो सिंपल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये लो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासों को फेंक रहे हैं और 2 पासों को फेंकने पर आप जानते हो कुल घटना होती है 36। क्या होती है 36। आपने जब पढ़ा होगा, पढ़ाई करी होगी पूरे साल, तो वहाँ पे देखा होगा 36 घटनाएं होती है जब 2 पासे फेंके जाते हैं। और 36 घटनाएं कौन सी होती है वो आप जानते हो, ठीक है। जैसे लिखते थे अपन वहाँ पे 1 1 1 2 1 3, ऐसे कहाँ तक जाएगी 1 6 तक, फिर 2 1, फिर 2 6 तक जाएगी, फिर इधर 6 1 तक जाएगी, फिर इधर 6 6 तक जाएगी। तो इससे मिला के कुल घटनाएं कितनी घटित होती थी 36, ठीक है। क्वेश्चन हटा देता हूँ, ये ऐसे है
एक एक, एक दो, एक तीन, एक छः तक जाती थी, फिर दो एक, दो दो, दो दो तीन, दो चार, दो छः तक जाएगी, फिर इधर ऐसे तीन एक एक, दो एक, तीन एक, चार एक, पाँच एक, छः एक से कहाँ तक जाएगी, छः छः तक। तो इससे कुल घटनाएं 36 होती थी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 7, इस बात की क्या प्रायिकता है? दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी? तो सबसे पहले तो यहाँ वही लिखेंगे, यहाँ अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं कितनी होगी जब पासों पर दोनों पासों का योग क्या है? 7 आए। तो एक तो दो कौन सी घटनाएं होगी? एक तो 1 6 आ जाए या 6 1 आ जाए, या तो 1 6 आ जाए या 6 1 आ जाए, योग 7 हो रहा नहीं हो रहा, या 2 5 आ जाए या 5 2 आ जाए, योग 7 हो रहा नहीं हो रहा, योग या 3 आ जाए या 4 आ जाए, या 4 आ जाए या 3 आ जाए, ठीक है, योग 7 हो रहा नहीं हो रहा। तो ऐसी 6 घटनाएं जिनका योग 7 होगा, ऐसी टोटल 6 घटनाएं जब पासों पर अंकों का योग कितना होगा? 7 होगा। इनका योग भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7। तो 36 घटनाओं में से 6 घटनाएं ऐसी होगी जब पासों पर अंकों का योग क्या आएगा? 7 आएगा। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी? 6। और इस केस में कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी? कुल घटनाएं हो जाएगी 36। तो पासों पर योग 7 आने की प्रायिकता, अतः लगा देंगे यहाँ, अतः पासों पर योग 7 आने की प्रायिकता। तो पासों पर योग 7 आने की प्रायिकता सूत्र लगेगा अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं कितनी है? 6, कुल घटनाएं कितनी है? 36। काटेंगे तो 1/6 क्या जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है, 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक खेल खेलते हैं। ये ज्ञात कीजिए कि ये ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो 0.62 है। तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता अपन से पूछी है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। क्वेश्चन हटा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता, यहाँ खिलाड़ी ए के मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता, खिलाड़ी ए के मैच जीतने की जो प्रायिकता है दोस्तों वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 0.62। और अपन से पूछा है कि बी के मैच जीतने की प्रायिकता। तो दोस्तों बी अगर मैच जीतेगा तो ए मैच हारेगा नहीं हारेगा? ए मैच हारेगा तभी तो बी मैच जीतेगा। तो इनडायरेक्टली हमसे पूछा जा रहा है ए के मैच हारने की प्रायिकता, और जीतने की प्रायिकता दे रखी है और हारने की प्रायिकता अपन निकालेंगे। तो एक में से घटा देंगे जीतने की प्रायिकता, तो ए के हारने की प्रायिकता जाएगी, और ए के हारने की जो प्रायिकता आएगी वही बी के जीतने की प्रायिकता होगी। होगी नहीं होगी? होगी। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे, अतः बी के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता बोल दो, या ए के हारने की प्रायिकता बोल दो, बात एक ही, या ए के हारने की प्रायिकता क्या होगा? 1 - 0.62, और 1 में से 0.62 घटाएंगे तो 0.38 आंसर आ जाएगा। लेकिन साइड में लिखना जरूरी है, PE + PE बार बराबर 1 होता है, और PE बार का मान जो होता है, PE बार का मान जो होता है ये 1 - PE के बराबर होता है। तो ये एग्जामिनर को साइड में बताना ज़रूरी है, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलते अपन आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भैया, नीरज और धीरज मित्र हैं, उनके जन्मदिवस की प्रायिकता ज्ञात करो जब जन्मदिवस भिन्न भिन्न दिनों और जब जन्मदिवस एक दिन हो। तो सबसे पहले बात करते हैं जब जन्मदिवस भिन्न दिन हो, भिन्न दिन हो। इस क्वेश्चन में एक लाइन और आएगी, इस क्वेश्चन में एक लाइन और आएगी, वो हटी हुई है कि जो वर्ष है वह अलीप वर्ष है। कौन सा है? अलीप वर्ष। क्योंकि दोस्तों जहाँ तक ये नहीं देगा कि लीप वर्ष है या अलीप वर्ष है, वहाँ तक अपन इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो अलीप वर्ष का है, यानी इसमें दिनों की संख्या कितनी है? 365।
अब दोस्तों जब दोनों के दिन अलग अलग दिन रहेंगे तो 365 में तो किसी एक दिन तो मान लो धीरज का रहेगा, ठीक है, तो नीरज का उस एक दिन को हटा के बाकी 364 दिनों में से किसी भी दिन रह सकता है, क्योंकि टोटल दिन कितने हैं 365। 365 में एक दिन किसका रहेगा, मान लो नीरज का रहेगा, तो धीरज का उन एक दिन को हटा के 365 में से एक दिन को हटा के बाकी 364 जो दिन बचे उनमें से किसी भी दिन रह सकता है। तो अनुकूल घटनाएं क्या आएगी इस केस में 364 और कुल घटनाएं क्या आएगी 365। तो ये लिखने का तरीका पेपर में कैसे लिखना है, सूत्र लगाना है, फिर वो भी लिखना है अनुकूल घटनाएं कितनी है, फिर कुल घटनाएं कितनी है, फिर सूत्र लगा के अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं करके लिखना है, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ मैंने बता दिया, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो जब जन्म दिवस भिन्न दिन हो तो प्रायिकता क्या जाएगी, पेपर में पूरा तरीके से जमा के लिखना है, ठीक है, पेपर में जमा के लिखना है पूरे तरीके से। यहाँ लिख देता हूँ मैं ऐसे, क्योंकि अपन लिख चुके इतने क्वेश्चनों में, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ जन्म दिवस भिन्न दिन होने की प्रायिकता, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं आपको लिखना है, अनुकूल घटनाएं 364 और कुल घटनाएं 365, तो आंसर आ जाएगा 364 बटा 365। अब दोस्तों सेकंड केस है जन्म दिवस एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो एक ही दिन होने की प्रायिकता 365 में से किसी भी एक दिन हो सकता है दोनों का जन्मदिन, तो अनुकूल घटनाएं क्या आएगा इस केस में एक आएगा और कुल घटनाएं क्या आएगी 365, तो 1 बटा 365 आंसर आ जाएगा। क्योंकि 365 में कोई सा भी एक दिन उठा लो, दोनों के जन्मदिन उसी एक ही दिन है, तो अनुकूल घटनाएं क्या जाएगी 1 और कुल घटनाएं 365 रहेगी से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों इस चैप्टर का अपन लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 15 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से उनका रिवीजन अपना अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करेंगे अपन चैप्टर नंबर 10 की, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद, एक है थैला है जिसमें लाल गेंदों की, यहाँ लाल गेंदों की जो संख्या है वो 3 है, यहाँ लाल गेंदों की संख्या बराबर है 3 और काली गेंदों की जो संख्या है तथा काली गेंदों की जो संख्या है कितनी है 5 है, तथा काली गेंदों की संख्या है 5, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है, गेंद काली नहीं है, गेंद काली नहीं है तो कौन सी है, लाल है, जब काली नहीं रहेगी तो लाल रहेगी। तो क्वेश्चन को हटा देता हूँ मैं, अतः निकाली गई गेंद काली नहीं होने की प्रायिकता, काली नहीं होने की प्रायिकता, अतः गेंद निकाली गई गेंद काली नहीं होने की प्रायिकता। तो अनुकूल घटनाएं काली नहीं है तो लाल है, और लाल गेंदें कितनी है 3 है, तो अनुकूल घटनाएं 3 हो जाएगी और कुल घटनाएं दोनों को जोड़ेंगे तो कुल घटनाएं क्या हो जाएगी 8। तो यहाँ पेपर में लिखना जरूरी है अनुकूल घटनाएं 3 और कुल घटनाएं 3 + 5 बराबर 8। चाहो तो यहाँ लिख दो अतः कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी 3 + 5 बराबर 8। फिर अतः निकाली गई गेंद काली नहीं है तो कौन सी है लाल, और लाल गेंदें कितनी है 3, तो अनुकूल घटनाएं 3 और कुल घटनाएं 8, तो प्रायिकता क्या जाएगी 3 बटा 8। पेपर में जब आप चैप्टर के क्वेश्चन करो तो यहाँ आपको लिखना है अनुकूल घटनाएं कितनी है, कुल घटनाएं कितनी है, फिर सूत्र लगाना है, फिर मान पुट करके आंसर निकालना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चनों की, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं। ये लो भाई चैप्टर नंबर 10 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एक नंबर में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है वृत्त की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्त इधर देखो वृत्त की सतह, तो ये वृत्त है, वृत्त की सतह पर कोई बिंदु है, मान लो ये बिंदु है ए, तो इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर वो कहता है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, पर्टिकुलर बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, बिंदु की बात नहीं करे, वो बिंदु की बात नहीं करे, केवल ये कहते हैं
कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पर तो कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है अलग अलग बिंदुओं पर। एक वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होते हैं और बहुत सारे बिंदुओं पर बहुत सारी यानी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन के एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। क्वेश्चन क्या है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वृत्त पर कोई बिंदु पर्टिकुलर बिंदु की बात की जाएगी तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऐसे बात करें कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होते हैं और हर बिंदु पर अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उस केस में आंसर आएगा अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और क्वेश्चन आ जाए एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में बोर्ड पे बना देता हूँ। उस चित्र में पहले चित्र बना देता हूँ। ये साइड में ये वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु O है। इस केंद्र बिंदुओं पर 2 बिंदु A और B। यहाँ से बाह्य बिंदु से इस बिंदु A पर और इस बिंदु B पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। इसका नाम दे दिया P, ये O। तो ये कोण 80 डिग्री है, तो इस वाले कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये चित्र दे रखा है। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, क्वेश्चन को हटा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त है, इस वृत्त जिसका केंद्र O है, उस वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं A और B पर किसी बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। यहाँ जो स्पर्श रेखाओं के द्वारा जो कोण बन रहा है वो 80 डिग्री है, तो कोण AOB का मान ज्ञात करो। और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसे कैसे करेंगे दोस्तों, क्या होता है यहाँ पे आमने सामने वाला कोण का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है इस केस में, आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये वाला कोण यानी कोण APB, कोण APB प्लस कोण AOB प्लस कोण AOB, इनका योग होगा 180 डिग्री। क्या होगा 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे यहाँ चित्रानुसार, यहाँ चित्रानुसार। तो यहाँ चित्रानुसार क्या हो जाएगा, ये कोण प्लस ये कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री, ऐसे लिख दिया अपन ने। अब कोण APB का मान दे रखा है 80 डिग्री और कोण AOB का पूछा है, तो इस 80 डिग्री को उधर ले जाएंगे। तो कोण AOB बराबर क्या जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो कोण AOB बराबर आ जाएगा 100 डिग्री। आंसर कितना जाएगा 100 डिग्री। इस कंसेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। कभी ये कोण दे देगा ये पूछ लेगा, कभी ये दे देगा ये पूछ लेगा, या ऐसा भी हो सकता है ये दे देगा और ये इसका एक लाइन यहाँ खींच देगा और ये आधा कोण पूछ लेगा, आधा कोण AOP, कोण AOP यानी इस वाले कोण का मान पूछ लेगा। तो ये पूरा कोण कितना है अभी, ये पूरा कोण 100 डिग्री आया, तो इसका आधा कोण कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। उस केस में आंसर 50 डिग्री हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन आप पेपर में पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो कौन सा कोण पूछा है। ये देखे ये पूरा पूछे तो 100 डिग्री आ जाएगा, ये 100 डिग्री देखे ये पूछे तो 80 डिग्री आ जाएगा, ये देकर ये आधा पूछे तो ये पूरा निकालो पहले, तो पूरा 100 डिग्री आया तो उसका आधा कर दो 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे और बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से तीनों प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इस डायग्राम पे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना आप। ठीक है, चलते हैं अपन आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये डायग्राम नहीं हटा रहा मैं अभी, क्योंकि इस डायग्राम पे आधार पर और भी क्वेश्चन आएंगे। अभी क्वेश्चन पढ़ो, किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है। तो एक नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर, ये वृत्त का किसी बिंदु, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है और ये वृत्त की त्रिज्या है, इनके बीच जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है। यानी ये कोण पूछ रहा है वो, तो ये एक परमेय भी है, ये त्रिज्या के साथ बनने वाला कोण है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी त्रिज्या है, तो ये कोण और ये भी त्रिज्या है और ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये कोण, इन दोनों का मान समान होगा और ये कोण समकोण होते हैं। समकोण होते हैं यानी 90 डिग्री होते हैं। ये एक परमेय भी थी। परमेय क्या है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के मध्य जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है
समकोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, कितना आएगा आंसर, 90 डिग्री। ठीक है, अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका। क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं P है वो PB खींची जाती है, इनके जो परस्पर ये स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी कोण 80 डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री पर झुकी हुई है। तो कोण POA यानी इस वाले कोण का मान पूछा है। ये लाइन खींचेंगे एक और ये वाले कोण का मान पूछा है। मैंने कहा था आधे वाले कोण का मान पूछेगा, तो आधे वाले का पूछ ले इसमें। तो कोण POA यानी ये वाला कोण का मान पूछा है। ये 80 डिग्री है, पूरा कोण 100 डिग्री आएगा नहीं आएगा, अभी गया था 100 उसके पहले। तो ये कितना जाएगा, आधा कोण पूछा है तो 50 डिग्री। कितना जाएगा, 50 डिग्री। क्वेश्चन हटा देता हूँ, इसको करने का तरीका क्या रहेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसका करने का तरीका क्या रहेगा, कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। एक कोण तो ये ले लिया मैंने APB, ये पूरा ले लिया 80 डिग्री, और एक कोण ले लिया कोण AOB, ये पूरा कोण ले लिया बराबर 180 डिग्री। तो ये 80 डिग्री है ही सही, ये कोण AOB निकाल लेंगे, कोण AOB बराबर निकाल लेंगे कोण AOB, अभी निकाला था, अभी था थोड़ी देर पहले। तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर क्या जाएगा, 100 डिग्री। लेकिन अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कोण POA, यानी ये वाला कोण पूछा है, ये वाला ही पूछा है कोण POA, ये आधा कोण पूछा है, और ये किसके बराबर होगा, कोण AOB का आधा होगा। जो कोण आया AOB उसका आधा होगा ये, तो आधा होगा तो AOB का मान कितना है, 100 डिग्री, और ये आधा होगा तो 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना आप। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त कितनी भी त्रिज्या का हो और जो बाह्य बिंदु कितनी दूरी पर हो, हमेशा 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो पागल बनाने के लिए डाटा दे रखा है उसने। ठीक है, वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त मान लिया अपन ने। ये देखो, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त मान लिया मैंने। अब इसके केंद्र से कितनी दूरी पर कोई बिंदु, इसने कह रखा है 9 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है, उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो कितनी भी दूर हो बिंदु, बाह्य बिंदु, हमेशा 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और वृत्त भी किसी भी त्रिज्या का हो, आंसर हमेशा 2 ही आएगा। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है, तो इससे घबराना मत आप। वृत्त के बाह्य बिंदु से चाहे वो कितनी दूरी पर हो, वृत्त पर हमेशा केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अब दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अपन चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, तो पहले तो 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाओ। इसमें डायग्राम अपन को बनाना पड़ेगा क्योंकि उसने डायग्राम बना के नहीं दे रखा। तो ये मान लो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये त्रिज्या मान ली मैंने, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये कोई बिंदु है वृत्त पर, ये बिंदु, इस पर स्पर्श रेखा है एक, ये स्पर्श रेखा है PQ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसके बिंदु P से एक स्पर्श रेखा है PQ। ठीक है, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 13 सेंटीमीटर। ये जो स्पर्श रेखा है ये केंद्र बिंदु O से मिलती है, केंद्र बिंदु O से मिलती है, और OQ का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर। इसका मान कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इस PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को हटा देता हूँ और एक बार और समझा देता हूँ, फिर अपन इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इधर देखो, वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप एक वृत्त लो। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का अपन एक वृत्त ले लिया,
ये इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का जो बिंदु P है उस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है PQ, और ये इस प्रकार खींची जाती है। फिर इस बिंदु Q को O से मिलाना है, इस वृत्त के केंद्र O से मिलाना है, और उसकी लंबाई दे रखी है, OQ का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और किसका मान पूछा है? PQ का। अब दोस्तों आप जानते हो त्रिज्या का इस स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनता है वह 90 डिग्री बनता नहीं बनता, समकोण बनता है। अभी पढ़ा अपन ने, स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है। और ये एक त्रिभुज आपको नज़र आ रहा नहीं आ रहा? ये त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है, और त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होने पर वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। और जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे अपन, अतः यहाँ चित्रानुसार त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। तो चित्रानुसार त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है? OQ है, कर्ण OQ है, इसका स्क्वायर। आधार क्या है? आधार है PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? OP, तो OP का स्क्वायर। OQ का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर। PQ का मान हमें याद करना है, तो PQ का स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे। और OP का मान कितना है? OP का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये बराबर की तरह आएगा तो माइनस का 25 होगा, और ये PQ स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से घटाओगे तो 144 आएगा। 169 में से 25 आएगा, क्या आएगा? 144। तो PQ का स्क्वायर, और PQ बराबर क्या जाएगा? √144, और √144 किसके बराबर होता है? 12 के बराबर। तो 12 सेंटीमीटर PQ का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल पाइथागोरस प्रमेय लगानी थी डायग्राम बना के। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन है वह भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन के। ठीक है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 12 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। एक वृत्त है भैया जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। पहले एक वृत्त बना देते हैं। ये एक वृत्त है, ये एक त्रिज्य खंड है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर है। ये केंद्र O है, तो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या होती है वृत्त की, और इसका मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और ये कोण दे रखा है 60 डिग्री। क्या दे रखा है? 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अपन से पूछा है, तो ये वाला त्रिज्य खंड है, ये वाला ही बनता है त्रिज्य खंड। इसे बोला जाता है लघु त्रिज्य खंड। क्या बोला जाता है? लघु त्रिज्य खंड। और ये जो क्षेत्रफल बचा है बाद वाला, ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। तो हमसे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। कैसे पता चला? क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है ही नहीं कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्योंकि जो कोण दे रखा है वो छोटा दे रखा है, छोटा वाला, और ये वाला कोण तो बड़ा आएगा ना। तो जिसका बड़ा कोण आएगा वो तो दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाएगा, और जिसका कोण छोटा होगा वो लघु त्रिज्य खंड कहलाएगा। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं त्रिज्य खंड का। तो यहाँ लिख देंगे पहले, तो यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ वृत्त की त्रिज्या, यहाँ क्या लिख देंगे? वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चूँकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, पेपर में पूरा इस तरीके से लिखोगे। चूँकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, और बटा 360 डिग्री इंटू पाई। पाई की जगह पाई भी रख सकते हो। आर का मान 6। हालांकि पाई का मान या तो वो क्वेश्चन में दे देगा, और नहीं देगा तो आप 22/7 मान लेना। क्या मान लेना? तो 1 60 के 60 और 6 60 के 360, तो 1/6, पाई की जगह 22/7 और 6 का स्क्वायर
36, ये 6 बार कट गया। इसे कैलकुलेटर की सहायता से सोल्व करोगे आप तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18.86। हालांकि कैलकुलेटर की सहायता से नहीं भाई, जब सोल्व करोगे, क्योंकि कैलकुलेटर तो मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों को भी पढ़ाता हूँ कॉलेज के अंदर, और इंजीनियरिंग में क्या होता है, कैलकुलेटर लॉ होता है, इसलिए आदत वो पड़ी हुई थी तो मुँह से निकल गया। ठीक है, 10वीं 10वीं में कैलकुलेटर से निकलना, मन से करोगे। ठीक है, तो 18.86 और क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर आता है। यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पीछे लगा देना, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई। तो जब इसे सोल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो 18.86 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ हमें दे रखा है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपन से पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि ये तो परिधि दे रखी है। अगर त्रिज्या हमें दी हुई होती तो अपन डायरेक्ट सूत्र लगा दे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और त्रिज्या का मान वहाँ पुट कर देते, सोल्व करते आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ त्रिज्या नहीं दे रखी, परिधि दे रखी है। तो पहले तो परिधि से त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं चूँकि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। अब वृत्त की परिधि का मान यहाँ कितना दे रखा है, 44। तो यहाँ वृत्त की परिधि की जगह मैंने 44 लिख दिया, इधर 2 का 2, पाई की जगह लिख दिया 22/7 और आर। 22 से 44 2 बार कट गया और 2 से 2 कट गया और ये वज्र गुणा होगा इधर, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आर बराबर क्या जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, काटना पीटना आता होगा आप, क्योंकि अब तो पेपर ही आ रहा है कल तो। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको आ रही होगी। आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। अतः वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान वही 22/7, आर का मान 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 22/7 × 7 × 7, एक साथ कट जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करो। यहाँ व्यास दे रखा है वृत्त का, यहाँ वृत्त का व्यास बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, अतः वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो व्यास का आधा होगी, नहीं होगी। तो 14/2 कितनी आ जाएगी वृत्त की त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर। अपन से पूछा है वृत्त की परिधि, तो अतः वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7, 7 से 7 कट गया, तो 44 सेंटीमीटर। परिधि का मात्रक सेंटीमीटर ही आएगा भाई, स्क्वायर मत कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो त्रिज्या निकाल ली, व्यास का था त्रिज्या, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। आर का मान यहाँ रख दिया, सोल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपन आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और अपन जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। तो वृत्त के क्षेत्रफल की जगह मैंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया और इधर क्या है 616। अब इसे सोल्व कर लो, पाई की जगह 22/7 × आर स्क्वायर बराबर 616। इसे 2 से काट लो, 11 2 22, 3 2 6 0 और 8 2 16। ठीक है, 11 से काट लो, 1 11 11, 2 11 22 और 8 11 88। तो आर स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 28 × 7 और आर बराबर आ जाएगा 28 बार कट गया है। ठीक है, 28 और 7 से गुणा होगा तो √ 28 × 7 और 28 × 7 का जब तुम वर्गमूल निकालोगे, देखो इधर 8 7 56 का 6, हासिल के 5, 2 7 14 5 19 196 और इसका वर्गमूल होता है 14। 196 का वर्गमूल कितना होता है 14। अगर वर्गमूल याद नहीं है तुम्हें
तो गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो 196 कितना आएगा 14 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा था, हमने वृत्त के क्षेत्रफल की जगह पाई आर स्क्वायर लिख दिया, 616 के बराबर कर दिया, पाई की जगह 22/7 लिख दिया। फिर उसके बाद कैलकुलेशन है, और 10वीं के पेपर तुम देने पहुंच चुके, अब कल तो पेपर ही, तो कैलकुलेशन में मानता हूँ तुम्हें कैलकुलेशन आती होगी। ठीक है, तो r बराबर 196, इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, अच्छे से देख लेने से। एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण दे रखा है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री दे रखा है सेंटीग्रेड क्या। ये एक वृत्त है, ये इसका लघु त्रिज्य खंड है और ये एक दीर्घ त्रिज्य खंड है। तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड का जो ये कोण दे रखा है बड़ा वाला, ये दे रखा है 250 डिग्री। क्या दे रखा है, दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण। ये वाला ऊपर वाला कोण दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण कहलाता है, और ये नीचे वाला कोण लघु त्रिज्य खंड का कोण कहलाता है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण दे रखा है 250, और क्वेश्चन ने पूछा है लघु त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात करो। क्या पूछा है, लघु त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात करो। तो पूरा कोण वृत्त के केंद्र पर, ये वृत्त का केंद्र बिंदु O है, तो वृत्त के केंद्र बिंदु O पर जो पूरा कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो 360 डिग्री में से यहाँ तक का 250 है, तो बचा हुआ कोण कितना जाएगा, 360 में से 250 घटा देंगे तो लघु त्रिज्य खंड का कोण आ जाएगा। तो यहाँ चित्रानुसार, पेपर में लिखने का तरीका ये रहेगा भाई, यहाँ चित्रानुसार लघु त्रिज्य खंड का कोण, लघु त्रिज्य खंड का कोण बराबर 360 डिग्री माइनस दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण, दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण। तो 360 में से दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण घटा देंगे तो लघु त्रिज्य खंड का कोण आ जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री के आसपास। कितना जाएगा ये, 90 नहीं 110। 360 में से 250 जाएंगे तो 110 डिग्री की आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है कि आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो आकृति है इसमें छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए बी का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी का मान 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये देखो, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी ये वाला और ये वाला, ये जो छायांकित हो रहा है इस भाग का क्षेत्रफल मेरे को ज्ञात करना है। तो देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक ये जो व्यास है वृत्त का, ये व्यास ही, इस व्यास के नीचे का जो पूरा क्षेत्रफल है ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। तो ये पूरा नीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले तो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये एक त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये छायांकित जो भाग है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करके निकाल सकते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करते क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, चित्रानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चित्रानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का नाम है ABC, तो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। अब दोस्तों हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का तो बटा 2 कर दो, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की बात करें तो किसका क्या करेंगे, तो का भाग देते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा माइनस समकोण त्रिभुज का क्या होता है 1/2 इंटू आधार। आधार क्या है यहाँ, आधार AC के बराबर है, और ऊंचाई किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो पाई की जगह 22/7 लिख देंगे, इंटू ये बटा में 2 है ही सही, आर स्क्वायर। अब त्रिज्या का मान हमें याद करना पड़ेगा। इधर देखो त्रिज्या का मान कैसे याद करेंगे, ये आधार है, ये लंब है, तो ये कर्ण है नहीं है,
तो BC का मान ज्ञात करेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। और BC क्या है, इस वृत्त का व्यास है, तो व्यास का मान आ जाएगा, उसका आधा करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो BC बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। और 169 का जब अपन वर्गमूल लेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। और त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या इसका आधा, तो 13/2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। BC क्या है, व्यास है, और व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो 13/2 क्या जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। और त्रिज्या का मान यहाँ रख देंगे, 13/2 का स्क्वायर माइनस 1/2। AC का मान 12, AB का मान 5। इधर देखो 22/7, ऐसा का ऐसा, ये 13/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 13/2, और बटा में 1/2 है इसे, माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू 5। ये 2 से काटो, 2 से 11 बार कट गया, अब नहीं कट रहा, तो 11 इंटू 13 बटा 7 दूआ 14, 14 दूआ 28, माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू 5। इसे कैलकुलेशन करोगे, तुम सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन तो तुम्हें आती है, तो सोल्व करने पर आंसर आएगा 36.39 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 36.39 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसे आप अच्छे से 2 बार देख लेना, वीडियो आपके पास पड़ा रहेगा, जितनी बार आपकी इच्छा हो वहाँ तक आप देख सकते हो, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये एक वृत्त है भैया, जिसकी जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर और ये भी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या ही रहेगी दोनों। और ये जो कोण बनाते हैं 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो अपन से पूछा है दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ मैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो 21 सेंटीमीटर इधर भी बना दो इधर भी बना दो, ये कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो ये लघु त्रिज्यखंड है, ये वाला त्रिज्यखंड कौन सा है, ये वाला लघु त्रिज्यखंड है। अपन से किसका क्षेत्रफल पूछा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो एक तो 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के, दोनों तरीके मैं बता देता हूँ। एक तो अपन क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है पूरा, उस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बचा हुआ जो ये पोर्शन है, ये वाला, ये रेड पेन वाला जो पोर्शन है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं अपन, वृत्त के कुल क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, और एक दूसरा तरीका है, ये कोण जो इस 60 डिग्री का कोण है, ये लघु त्रिज्यखंड का कोण है, तो अपन दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण निकाल सकते हैं 360 में से घटा के, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण आ जाएगा। तो अपन सूत्र लगा के θ/360 इंटू πr², उससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जैसा मेथड आपको सही लगे उसी मेथड से आप पेपर में कर सकते हो। दोनों मेथड में बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ एक तो क्या है, चित्रानुसार दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से अपन माइनस कर देंगे किसका, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr² और लघु त्रिज्यखंड का θ/360 इंटू πr², ठीक है। तो पाई का मान 22/7 होता ही है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो 21 इंटू 21 स्क्वायर है, तो मैंने 2 बार लिख दिया। थीटा का मान 60 डिग्री है बटा 360, पाई की जगह वही 22/7, और आर का मान 21 इंटू 21, 2 बार है तो 21 इंटू 21 लिख दिया। इसे जब तुम सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, और वह आंसर आ जाएगा सोल्व करने पे 1155, कितना आ जाएगा 1155 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। एक तरीका तो ये है, कैलकुलेशन तुम्हें आती होगी। दूसरा तरीका क्या है, ये तो मेथड फर्स्ट हो गया, एम फर्स्ट का मतलब मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड
मेथड सेकंड क्या होगा, यहाँ दीर्घ लिखने का तरीका देख लेना पेपर में कैसे लिखना है। यहाँ दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए कोण, यहाँ दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए कोण, दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए कोण कैसे निकालोगे, 360 डिग्री में से जो दे रखा है वो घटा देंगे। लघु त्रिज्य खंड का दे रखा है 60 डिग्री, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का जो कोण आएगा 360 में 60 जाएगा तो 300 डिग्री आ जाएगा। फिर लिख देंगे अतः दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 300 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 300 डिग्री है, यहाँ पे 360 आएगा इसे। अब सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा 300 बटा 360 इंटू पाई की जगह 22 बटा 7 और आर की जगह 21 इंटू 21, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। सॉल्व करोगे तो उससे भी आंसर ये आएगा 1155 वर्ग सेमी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सेकंड तरीका जो है ज़्यादा बढ़िया है, हालांकि जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने दोनों मेथड बता दिए, किसी भी मेथड से आप पेपर में कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हालांकि ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 का है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है तो अपन इससे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक खोखला अर्धगोला है या एक अर्धगोला है भैया, अर्धगोले का आकार ऐसा ही रहता है। इस अर्धगोले के ऊपर, खोखला अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, ये एक बेलन है, ये अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है। इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। इस अर्धगोले की त्रिज्या ये रहेगी, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की। इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। तो जो भी दे रखा है वो लिख देंगे अपन, 7 सेंटीमीटर है। तो बर्तन की कुल ऊंचाई, इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है ये 13 सेंटीमीटर है। कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो। क्वेश्चन ये क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं, आपको डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन हटा दिया। देखो ये एक अर्धगोला है नीचे, यानी कटोरी, कटोरी एक अर्धगोला होती है। ये अर्धगोला है, उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित कर दिया। इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 7 होगी, क्योंकि भी त्रिज्या बनेगी। जब भी अर्धगोला आता है तो ये वाली भी त्रिज्या होती है, नीचे वाली भी त्रिज्या होती है। ठीक है, अब देखना इस बर्तन की पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो बेलन की ऊंचाई आएगी ये 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर आएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे गलतियाँ हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना जब भी अर्धगोला होगा तो उसकी त्रिज्या ऊंचाई में काउंट होगी। किस में काउंट होगी, ऊंचाई में। तो पूरी ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ऊंचाई किसकी चाहिए, बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, 7 सेंटीमीटर, 13 में से घटा देंगे तो ये 6 सेंटीमीटर जो आएगी ये बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। अब अपन से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इस पात्र का, तो अपन क्या करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों जोड़ देंगे तो पात्र का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ चित्रानुसार पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और तुम जानते हो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 2πr² होता है, 2πr²। और जो बेलन का होता है वह 2πrh होता है, 2πrh। त्रिज्या दोनों की सेम रहेगी, जो अर्धगोले की त्रिज्या रहेगी वह बेलन की त्रिज्या रहेगी। तो दोनों जगह मैंने कैपिटल R इसलिए लिखा है क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या सेम ही रहेगी। बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर रहेगी। मान पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2πr। का मान कितना है, 7, तो 7 × 7 प्लस 2πr की जगह 7 और ऊंचाई कितनी है, 6। 2π दोनों में आ रहा है, 2π कॉमन ले सकते हो, 7 × 7 = 49 प्लस 7 × 42। 2π की जगह 22 बटा 7
9 और 2 11 का 1 यहाँ से लगाएगा 4 4 8 9, ठीक है। अब इसे सोल्व करोगे तो क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 13 51 13 बार कट जाएगा, इसे गुणा करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को जोड़ना था और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे और अपनी क्लास भी समाप्त हो जाएगी। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये एक वृत्त है, इसका जो चाप है वह केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये एक वृत्त है जिसका चाप, ये चाप है, ये चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये लघु त्रिज्यखंड है, इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वृत्त की त्रिज्या में ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसे हटा देता हूँ मैं, क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूँ। जो ये वृत्त है, इसके चाप के द्वारा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित किया जाता है, और इस लघु त्रिज्यखंड जो छायांकित भाग है, लघु त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त की त्रिज्या अपन से पूछिए, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या जानते हैं अपन, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। और ये किसके बराबर है, 77 के। तो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की जो लिख दिया अपन ने, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, और ये 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर बराबर 77, ठीक है। अरे 45 से 9 से काट दो, 5 नाम 45, 4 नाम 36, 1 पंजे 5 और 8 पंजे 40। इसको 2 चौक 8, 4 दूगा 8 और 11 दूगा 22, ठीक है। 11 से 7 11 77। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 और इंटू 4। तो आर बराबर वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल 7 इंटू 7 इंटू 4, आर बराबर 7 इंटू 7 49, 49 का वर्गमूल लेंगे तो 7 आ जाएगा। सॉल्व करने का ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बताया, काटना तो तुम्हें आता है। अब ये आ गया, अब इसका वर्गमूल ले रहा है। अब इसको पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, गुणा करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पहले गुणा करोगे फिर वर्गमूल लोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और पेपर में टाइम इतना नहीं रहता अपने पास। तो 7 इंटू 7 2 बार आ रहे, तो उसका 2 बार आ रहा है कोई संख्या, और उसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल में 1 बार आ जाएगी। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 7 इंटू 2, तो आर बराबर कितना जाएगा, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या जाएगी। कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। याद रखना, जब भी ऐसे कोई संख्या आ जाए तो उसको गुणा मत करो। ये 2 बार आ रहा है तो वर्गमूल लेते 1 बार आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आर कितना जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ अपनी जो क्लासेस चल रही थी क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो यहाँ पर ही समाप्त होती है। पिछली 5 क्लासेस में अपन ने काफ़ी चैप्टरों का रिवीजन किया, और बचे हुए चैप्टरों का रिवीजन अपन ने यह आज 6 नंबर की क्लास में कंप्लीट कर लिया। इन 6 दिनों की क्लासेस को भी जिसने भी अच्छे से देख लिया, मेरी गारंटी है क्लास 10th के मैथ्स के पेपर के अंदर 100 आउट ऑफ 100 नंबर भी आपके आ सकते हैं, अगर आपने अच्छी मेहनत कर रखी है तो, ठीक है। और इस क्लास को समाप्त होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, अपन को ध्यान रखना है। जब भी आप पेपर देने जाओ तो जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हो वो आप पहले अच्छे से करो। और पेपर में एक रूल है, जैसे किसी क्वेश्चन में आंतरिक खंड है, जैसे तीसरे क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन आते हैं तो 12 के 12 एक साथ अपन को करने हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके टेबल बना के उसके आंसर उसमें देने, फिल इन द ब्लैंक्स सारे क्वेश्चन एक साथ करने। तीसरे में 12 क्वेश्चन आते हैं तो 12 के 12 क्वेश्चन एक साथ करने, 6 के 6 फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ करने। उसके बाद तुम कोई से भी क्वेश्चन कोई से भी नंबर पे कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना 4-4 नंबर वाले सारे क्वेश्चन एक साथ करना, 3-3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन एक साथ करना, 2-2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन एक साथ करना, ठीक है। और पेपर को निबंधात्मक क्वेश्चन पहले ऑब्जेक्टिव कर लो, फिर फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, और फिर निबंधात्मक यानी पेपर को पीछे से उठाओ, क्योंकि बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन आप पहले करोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आपका पेपर छूटा ना। हालांकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो धुरंधर है, जो टॉपर है, उनका तो पेपर छूटता नहीं है, लेकिन जो थोड़े एवरेज स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं। और स्टडी जोन क्लासेस ने क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत धमाकेदार ये रिवीजन चलाया।
6 दिन तक जो भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट है वो तो यहाँ ऑफलाइन पढ़ते ही हैं, और वो पिछली 5 क्लासेज में इन क्लासेज को भी ऑफलाइन देख रहे थे। लेकिन कल आपका एग्ज़ाम है, तो आज की क्लास में मैंने उन्हें नहीं बुलाया कि आप घर पे ही इस क्लास को देख लेना, क्योंकि पेपर के 1 दिन पहले रिवीजन होना ज़रूरी है, घर पे सेल्फ रिवीजन होना ज़रूरी है। तो वो भी इस क्लासेस को देख लेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ स्टडी जोन क्लासेस जो प्लेटफॉर्म है, इसका एक ऑनलाइन के सेक्टर में बड़ा नाम है। पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट हैं राजस्थान के अंदर और JN के जो स्टूडेंट हैं वो अपने इसी स्टडी जोन क्लासेस के प्लेटफॉर्म से पूरे राजस्थान के विद्यार्थी और ऑल इंडिया के विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ते हैं। स्टडी जोन क्लासेस जो है, जो कोटा ज़िला है राजस्थान का, उसका जो सांगोद कस्बा है, जो नगर पालिका सेक्टर है, जो कोटा से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, यहाँ पे स्टडी जोन क्लासेस की ऑफलाइन क्लासेस संचालित की जाती है। क्लास 8 to क्लास 12 तक, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की यहाँ ऑफलाइन क्लासेस आयोजित करवाई जाती है। काफ़ी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं। 11 12 में भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे थी, और 11 12 के विद्यार्थी भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा तो 12 के विद्यार्थियों का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 10th के विद्यार्थी भी हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं, और उनमें से काफ़ी अच्छे विद्यार्थी हैं जो 10th के मैथमेटिक्स और साइंस में भी अच्छे नंबर लाएंगे। तो भविष्य में अगर कोई भी सांगोद का या सांगोद के आसपास सेक्टर का कोई विद्यार्थी हो जो अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहता हो, क्लास 11 12 में साइंस मैथ्स लेके, मैथ बायोलॉजी लेके या एग्रीकल्चर लेके ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहता है, तो स्टडी जोन क्लासेस का जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका एड्रेस है होलिका चौक, उपाध्याय मोहल्ला, सांगोद, जो जैन क्लासेस चलती थी पहले यहाँ पे, उसकी पुरानी बिल्डिंग में ये स्टडी जोन क्लासेस संचालित हो रही है अब। ठीक है, तो यहाँ पे कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक की क्लासेस चलती है। 11वीं क्लास के जो बैच चलेंगे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के, ये जब आपका 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा उसके 2-4 दिन बाद यहाँ पे क्लासेस चालू कर दी जाएगी 11वीं क्लास की। तो जो भी 11वीं में अच्छे से तैयारी करना चाहता है, दमदार तरीके से इतिहास रचना चाहता है अपने रिजल्ट में, 12वीं बोर्ड में, इनमें, तो आप स्टडी जोन क्लासेस की इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आए। यहाँ पे 10 दिन के डेमो क्लासेस फ्री रहती है, तो आप उन 10 दिन तक पढ़ के देख सकते हो कि कैसी फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रही है, कौन से टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म में जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो अपने सब्जेक्ट में वो धुरंधर मास्टर है। खतरनाक फैकल्टी अपन ने यहाँ पे मैदान पे उतारी है। तो अब ऑनलाइन के साथ साथ स्टडी जोन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से भी नए नए इतिहास लिखने की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसमें विद्यार्थियों की मेहनत भी काफ़ी रहती है। तो एक बार जो भी क्लास 11th में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके आगे की पढ़ाई करना चाहता है, अच्छे रिजल्ट देना चाहता है, तो एक बार इस संस्थान में आकर डेमो क्लासेस लेकर ज़रूर देखें। ठीक है, इस संस्थान की खासियत यह है, इस संस्थान में जो भी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, जो भी ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ता है, उसको ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री मिलता है। यानी अगर उसकी कोई क्लास छूट गई है, परिवार में किसी की शादी आ गई हो या कोई घटना घटित हो गई जिसके कारण वो क्लास नहीं आ पाया, तो उसका नुकसान नहीं हो, इस कारण से यहाँ पे ऑफलाइन जो स्टूडेंट होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस वाले, उनको ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो ऑफलाइन भी आपकी ज़बरदस्त तैयारी होगी यहाँ पे। तो आप 10 दिन डेमो क्लासेस लेकर ज़रूर देखना जब आप 11th की तैयारी स्टार्ट करो, 11th के बाद तक 12th की तैयारी स्टार्ट। यहाँ पूरा प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता है, यहाँ पे प्रिंटेड नोट्स की सीटें भी आपको मिलेगी, और यहाँ पे टाइम टू टाइम हर चैप्टर का टेस्ट भी होगा, फिर 2-2 चैप्टर का टेस्ट भी होगा। यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले आपका 100% कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और अर्धवार्षिक परीक्षा से लेकर वार्षिक परीक्षा तक बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अनुसार यहाँ पे टेस्ट सीरीज आयोजित करवाई जाती है, और उस टेस्ट सीरीज से ही आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हो भविष्य में और आगे बढ़ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को, आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये पिछले 5-6 दिनों से जो अपनी क्लासेस चल रही थी, ये आपको अच्छे से पसंद आई होगी, काफ़ी फ़ायदा आपको इन क्लासेस से मिला होगा, और मेरी गारंटी जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो खुश होकर आओगे। तो आपके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम के लिए, मैथमेटिक्स के पेपर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ताकि आप एक अच्छा परिणाम अपने माता पिता को और अपने संस्थान को दे सको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।